हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। तो आज मॉडल सेट दूसरा का ये वीडियो है और ये साइंस सीरीज है, अर्थात सिलेक्टेड साइंस प्रश्न इसमें रहेंगे। और ये जो साइंस प्रश्न रहेंगे वो बिहार डीएलएड और बीएड ये दोनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। जो एग्ज़ाम 2024 में होना है, डीएलएड का एग्ज़ाम जो 30 मार्च का है, उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, तो आप जितने भी ये मॉडल सेट पढ़ाया जा रहा है, आप अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा साइंस में। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा है, इसमें बोला जा रहा है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के किस पे निर्भर करता है। पूछ रहा है कि उत्प्लावन बल का जो परिणाम है वो किस पे निर्भर करता है। सबसे पहले समझिए कि उत्प्लावन बल होता क्या है। जैसे देखिए, एक टब ले लेते हैं, एक टब ले लिए, एक टब ले लेते हैं, इसमें जल ले लेते हैं। ठीक है, इसे मान लीजिए कि पानी है, ये सब पानी है। इसमें मान लीजिए कि एक बर्फ का एक टुकड़ा है, बर्फ का एक टुकड़ा है, बर्फ का एक टुकड़ा है जो इसमें तैर रहा है, अर्थात ये पानी में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, तो नीचे से अर्थात द्रव की ओर से इस वस्तु पर, अर्थात ये बर्फ पर, बर्फ एक वस्तु है, तो नीचे से अर्थात द्रव की ओर से, अर्थात जितने भी जल है इन सब की ओर से इस वस्तु पर जो तैराने में मदद करता है, अर्थात इस पे जो बल लगाता है, इसी बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल, ठीक है, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? तो द्रव के द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, और ये कोई भी चीज़ किसी द्रव्य में या किसी विलयन में कब तैरेगी? जब उसका घनत्व जिस चीज़ में वो तैर रही है उससे कम हो। अर्थात ये बर्फ है, ये क्या है? ये बर्फ है। ठीक है, और ये पानी है, तो ये पानी में बर्फ इसलिए तैर रही है क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा है किससे? तो बर्फ का घनत्व से, बर्फ घनत्व से। ठीक है, ठीक है, तो जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो उससे कम घनत्व वाले वस्तु को अपनी विलयन में तैरा देगा। अर्थात ये पानी का घनत्व ज़्यादा है बर्फ से, तो पानी में बर्फ क्या होती है? तैरती है। ठीक है, और नीचे से जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। तो ये उत्प्लावन बल जो है वो किस पे कार्य करेगी? वो वस्तु के घनत्व पे, घनत्व, अगर घनत्व यही घनत्व पानी से ज़्यादा रह जाता तो ये पानी में डूब जाता, अर्थात इस पे उत्प्लावन बल कार्य नहीं करता। तो ये किस पे कार्य कर रहा है उत्प्लावन बल? तो घनत्व पे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व, घनत्व आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर घनत्व कम ज़्यादा रहता पानी से तो ये डूब जाता। ठीक है, कम है इसलिए तैर रहा है और इसलिए पानी द्वारा इस पे उत्प्लावन बल लग रहा है। तो उत्प्लावन बल अगर घनत्व पे ही निर्भर करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तांबे के कौन से गुण धर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? ठीक है, आदर्श कहने का मतलब ही हो गया जो निम्न प्रतिरोध हो, जो अच्छा चीज़। गुण धर्म का मतलब हर चीज़ जिसमें अच्छाई हो। निम्न गलनांक ये अच्छाई बात नहीं होता है। उच्च प्रतिरोधकता भी अच्छाई, ये सब बुराई बात है। जैसे निम्न गलनांक, कोई चीज़ जल्दी गल जाएगा तो क्या अच्छा चीज़ है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। उच्च प्रतिरोधकता, अगर आप उच्च प्रतिरोध का मतलब ही होता है विरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? विरोध। ठीक है, तो अगर तांबे का तार में अगर उच्च प्रतिरोध है अर्थात उसमें ज़्यादा विरोध हो तो वोल्टेज कम देगा, तो ये तो आदर्श नहीं हुआ, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन निम्न प्रतिरोध कहने का मतलब हो गया कि कम विरोध। ठीक है, तो जिस भी तार में निम्न प्रतिरोध होगा अर्थात कम विरोध होगा तो वोल्टेज ज़्यादा देगा।
तो तांबे का कौन सा गुणधर्म विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? तो निम्न प्रतिरोध। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न प्रतिरोध। निम्न प्रतिरोध ये 3 है, तो इसमें देखिए और 1 और 2 दोनों नहीं, केवल 3, तो हाँ केवल 3। ठीक है, तो इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा, अर्थात बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर, हाँ, अर्थात ऊंची पहाड़ियों पर जब आप जाते हैं तो हिमपात क्यों होता है? तो ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में लिया हुआ है, ए में है कि ऊंची पहाड़ियों पर कुछ गैस जल व वाष्प को जमा कर देती है। ठीक है, अगला है कि बादल पहाड़ियों पर धरती के निकट होते हैं, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाते हैं। तीसरी है कि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प बनकर बर्फ बन जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी आंसर सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। सी आंसर सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान, जब भी आप ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं तो तापमान है वो हिमांक से कम हो जाता है, अर्थात मतलब एक तरह से नीचे जितना भी, मान लीजिए कि नीचे अगर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जब आप ऊपर जाइएगा तो वो कम हो जाएगा, अर्थात वो कम से कम तो 1 डिग्री या 2 डिग्री ऐसे हो जाएगा। तो उसी तरह से अर्थात इससे कम हो जाता है, तापमान में कमी आ जाती है। ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाते हैं, इसीलिए ऊंची पहाड़ी पर हिमपात होता है। हिम का मतलब ही होता है बर्फ। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। हिम का मतलब होता है बर्फ। ठीक है, तो 19 का आंसर सी सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए। अगला प्रश्न है, लगभग किस तापमान पर, लगभग बोल रहा है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? बताइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा एक पॉइंट है, आप देख लीजिए। 2 पॉइंट इस प्रश्न से बनते हैं और ये पूछा जाता है प्रश्न में। पहला बोलता है पानी का आयतन, पानी का आयतन किस ताप पर कम होगा, कम होगा। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो जाएगा पानी का घनत्व, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। याद करने वाला प्रश्न है, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी का आयतन बोला है कि पानी का आयतन किस ताप पर कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला है पानी का घनत्व, यहाँ घनत्व के बारे में बात किया है और यहाँ पे अधिक के बारे में बात किया है। ठीक है, तो पानी का जो आयतन है वो किस ताप पर सबसे कम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और पानी का जो घनत्व है वो किस ताप पर सबसे अधिक होता है, तो ये भी आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस से 2 प्रश्न बनते हैं जो आपको अभी बताया। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो खौलता है, अर्थात पानी बॉयल करने लगता है, बॉयलिंग हो जाता है। ठीक है, 0 पे बर्फ बन जाएगा, 0 पे क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, 0 पे क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ठीक है, और 100 पे खोलने लगा, और 4 पे किसी भी पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, 4 डिग्री सी पे। और ये 4 डिग्री सी से संबंधित ये 2 प्रश्न हैं, आप याद कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है? सीजीएस, देखिए सीजीएस एक होता है CGS, एक होता है MKS। ठीक है, और एक होता है FPS, और लास्ट में एक होता है SI। ठीक है, SI अभी सभी जगह SI ही चलता है, इंटरनेशनल पद्धति है। CGS का फुल होता है
जी से हो गया ग्राम, एस से हो गया सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड, ठीक है। एम से हो गया मीटर, मीटर, के से हो गया किलोग्राम, किलोग्राम, और एस से सेकंड, ठीक है। एफ से हो गया फुट, पाउंड, सेकंड, सेकंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, सेंटीग्राम सेकंड, ठीक है। एमकेएस का हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस का होता है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। लेकिन ये सीजीएस, किसी देश में सीजीएस पद्धति अपनाई जाती थी, किसी देश में एमकेएस अपनाई जाती थी, और कहीं कहीं पे एफपीएस भी अपनाया जाता था, ठीक है। लेकिन जब तो ये प्रॉब्लम होने लगा, तो इसलिए एसआई पद्धति एक आया। एसआई पद्धति जो है, एसआई पद्धति, इसमें पूछा क्या है, सीजीएस के बारे में, ठीक है। तो सीजीएस के बारे में पूछा है, तो हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीजीएस का भी हम क्या बताएं, सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड। तो इस सेंटीग्राम सेकंड कौन ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, देखिए सेंटीग्राम सेकंड, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सीजीएस प्रणाली की परिभाषा होता है सेंटीग्राम सेकंड। यहाँ एसआई पद्धति के बारे में बात कर रहे थे, कहीं कहीं देशों पे ये 3 जगह अपनाई जाती थी, तो प्रॉब्लम होता था, इसलिए एसआई पद्धति को अपनाया गया। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, SYSTEM, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब आया, अर्थात ये एसआई वाला जो है वो कब आया, तो 1971 में, 1971 में आया, एसआई पद्धति की शुरुआत हुई। और ये फ्रांस की राजधानी पेरिस की राजधानी पेरिस में एक अधिवेशन हुआ, पेरिस फ्रांस में एक अधिवेशन हुआ 1971 में, और वहाँ पे एसआई पद्धति को मान्यता मिला, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को मान्यता मिला, ठीक है। अर्थात सीजीएस, एमकेएस और फुट पाउंड सेकंड को मिला करके एसआई पद्धति बनाया गया, ठीक है, एसआई पद्धति बनाया गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संदर्भ में, पदार्थ, किसी भी पदार्थ किसको कहेंगे, जिसमें स्थान हो, जो भार छेके, जिसमें जड़त्व का गुण हो, ठीक है, स्थान छेके, उस सबको पदार्थ कहेंगे। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है, प्रश्न में सही नहीं है बोल देता है, और हम लोग सही समझ के क्वेश्चन को आंसर मार देते हैं, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है, अर्थात ये गलत पूछा है कि इसमें से गलत कौन है, ठीक है। तो गलत के बारे में पूछा है, तो हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ कणों से बना होता है, पदार्थ किससे बना होता है, कणों से, बिल्कुल सही बात है, पदार्थ कण से ही बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, अंतर होता है, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि जब कोई पदार्थ के बीच आकर्षण बल नहीं होगा तो एक दूसरे से जुड़ा कैसे होगा। अगर जुड़ा रहना है एक दूसरे से, तो उसके बीच में आकर्षण बल का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी में बोला कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, जो कि गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है कि पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि पदार्थ के जितने भी कण हैं वो एक लिमिट रूप में, अर्थात एकदम सतत स्थानांतरित होते हैं, अपनी जगह को हमेशा के लिए बांधे रहते हैं, अर्थात स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। तो 22 का जो ऑप्शन हो गया वो सी गलत हो जाएगा, और ये ए, बी और डी सही है, ठीक है। पदार्थ के संदर्भ में ए, बी, डी और सही है, सी है वो गलत है। यहाँ पे बोल दिया कि आकर्षण बल नहीं होता, बल्कि आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, मतलब सर्च लाइट का किसमें उपयोग करते हैं। तो देखिए उपयोग एक समझ लीजिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, जैसे इसमें देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अपसारी दर्पण,
अपसारी दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। उत्तल दर्पण को एक और नाम से जाना जाता है अपसारी दर्पण। आप का मतलब होता है फैलाना, आप मतलब फैलाना, अर्थात उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज का मतलब ही होता है फैलाना, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फैलाना। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग दो चीज़ में आप याद कर लीजिए, दो चीज़ में, ठीक है। पहला साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के बारे में आप समझेंगे कि किसी भी, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, किसी भी कार या गाड़ी में जो साइड में, उसके साइड में जो मिरर लगा हुआ होता है उसी को साइड मिरर कहते हैं, जिससे हम लोग देख करके किसी रोड पे चलाते हुए किसी गाड़ी को साइड देते हैं तो उसे ही साइड मिरर बोलते हैं। तो अर्थात वहाँ उस पर क्या लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ है। साइड मिरर के रूप में किसको उपयोग करते हैं, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और एक जगह इसका और उपयोग होता है रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, ठीक है। आप ये दो चीज़ जो है, ये दो जो इसका यूज है, उत्तल दर्पण का ये दो यूज आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी पूछे बाकी सभी जगह एक लिख लीजिए पॉइंट बना के, बाकी सभी जगह कहने का मतलब ये दोनों को छोड़कर बाकी सभी जगह अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण। अभी का मतलब होता है क्या, अभी का मतलब होता है, देखिए जैसे इसमें आप का मतलब फैलाना होता था, तो इसमें अभी का मतलब एक जगह एकत्रित करना, अर्थात अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्ज कर देता है, प्रकाश को कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो अवतल दर्पण के कितने नाम हैं, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण और कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। साइड मिरर और रोड लैंप पर लगे परावर्तक लैंप के छोड़कर जो भी चीज़ आए, बाकी यहाँ पे लिखते हैं कि बाकी सभी जगह किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे सभी जगह कहने का मतलब क्या, जैसे सोलर प्लेट के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट में भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के जो हेडलाइट होता है, गाड़ी के हेडलाइट कहने का मतलब जिससे हम देखते हैं गाड़ी जैसे कार है तो कार के आगे जो शीशा लगा हुआ होता है उसको गाड़ी का हेडलाइट कहने का मतलब जो लाइट में भी लगा देता है। और जो शीशा होता है कार का, जो सामने का जो शीशा होता है जिससे देखकर ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वो भी अवतल दर्पण का लगा हुआ रहता है शीशा, ठीक है। सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में और दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी जिससे भी दाढ़ी बनता है, दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसमें भी किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। लेजर लाइट एक और होता है, लेजर लाइट में भी किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। उत्तल दर्पण का आप याद कर लीजिए, उसके बाद जहाँ कहीं भी आएगा वो अवतल दर्पण आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के रूप में साइड मिरर और रोड पर लगे परावर्तक लैंप के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ पे बोला है कि सर्च लाइट में कौन सा परावर्तक कौन सा है, तो सर्च लाइट में किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। अभी बताएं, सर्च लाइट यहाँ पे है और सर्च लाइट में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण अर्थात ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से डिनोट करते हैं। ईवी छोटा ईवी
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इकाई है निम्नलिखित की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो ये ऊर्जा की इकाई है, ठीक है, ऊर्जा की। ऊर्जा को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नापते हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, पूछा जाता है प्रश्न कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल, ठीक है। ये वैल्यू है, आप इसे याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। ऑप्शन में दे देगा, कहीं पे प्लस में 19 दे देगा, कहीं पे 1.6 के आगे माइनस लगा देगा, तो इस तरह से आपको फंसाएगा। लेकिन आप याद कर लीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 जूल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला ही होता है त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। तो वेग में, यहाँ पे प्रश्न में भी पूछा कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, तो त्वरण, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला ही होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। और बल जो है, बल सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि। और बल सदिश राशि हो गया। और बल F बराबर m में, देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बल का जो, देखिए बल के बारे में न्यूटन के पहला नियम से, यानी कि फर्स्ट लॉ से बल के बारे में क्या मिलेगा, तो न्यूटन के पहला नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। बल का परिभाषा, ठीक है। दूसरा है न्यूटन के द्वितीय नियम से हमको क्या प्राप्त होगा, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, ठीक है। न्यूटन के दूसरा नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है, बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है, जो F बराबर m में होता है, ठीक है। F बराबर m में, ये काफ़ी पूछा जाता है कि बल का सूत्र न्यूटन के कौन से नियम से प्राप्त होता है, तो बल का सूत्र जो है वो न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। और न्यूटन के तीसरे नियम से क्या प्राप्त होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें बल का प्रकृति के बारे में पता चलता है। बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूटन के पहले नियम से हमें क्या प्राप्त होता है, तो बल की परिभाषा प्राप्त होता है, ठीक है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र, और न्यूटन के तीसरे नियम से हमें बल की प्रकृति की प्राप्ति होती है, ठीक है। यहाँ पे बोला, और बल, हाँ, बल सदिश राशि है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। P बराबर m भी होता है। संवेग को P से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से, और वेग को v से, अर्थात P बराबर क्या होता है, m भी, ठीक है। और P बराबर m भी हो गया। और आवेग का एक फॉर्मूला होता है, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग बराबर होता है बल गुना समय। बल को हम लोग न्यूटन से डिनोट करते हैं, और सेकंड से समय को डिनोट करते हैं। तो न्यूटन सेकंड, जहाँ भी न्यूटन सेकंड आ जाए, अब समझ लीजिए कि वो आवेग का क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। आवेग का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। पिछले वीडियो में हम गलती से बल का फॉर्मूला संवेग बटा समय लिख दिए थे, ठीक है। तो आप उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि बल का फॉर्मूला संवेग बटा समय नहीं, वो थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, वहाँ पे आवेग बटा समय होगा, ठीक है। आवेग बटा समय, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखिए आवेग बराबर हो गया बल गुना समय, और बल बराबर अगर निकालना चाहते हैं तो समय बटा में जाएगा, तो आवेग बटा समय हो जाएगा। इसलिए बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवेग बटा समय, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है।
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है? परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है? तो इसमें तीनों हो जाएगा। अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में तो होता ही है। अवतल दर्पण में भी, जैसे अवतल दर्पण है तो इसके कलाई किया हुआ रहता है, और उत्तल दर्पण में भी कलाई किया हुआ रहता है, और समतल दर्पण में भी कलाई किया हुआ रहता है। तो तीनों के रूप में जैसे आएगा वही परावर्तन के रूप में, मतलब परावर्तन के नियम इस पे भी तीनों पे हो सकता है, अवतल में भी, उत्तल में भी, समतल में भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? तो एक वाद्य यंत्र नहीं, शोर की तरंगदैर्घ्य भी नहीं होगा, एक म्यूजिकल नोट भी नहीं होगा, ध्वनि स्तर का पैमाना, ये ध्वनि नापने की इकाई है। डेसिबल क्या है? ध्वनि मापने की इकाई, ध्वनि मापने की इकाई, ध्वनि मापने की इकाई, ध्वनि मापने की इकाई है। ध्वनि किससे में नापा जाता है? तो डेसिबल में। डेसिबल को डीबी से डिनोट किया जाता है, डेसिबल को डीबी से। डेसिबल से संबंधित थोड़ा सा प्रश्न आता है, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे पूछा जाता है आपसे प्रश्न में कि सामान्य बातचीत, जैसे हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं तो सामान्य बातचीत में कितना डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 60 डेसिबल। ठीक है, और फुसफुसाना, जैसे फुसफुसाना आप लोग समझते होंगे, फुसफुसाना मतलब धीरे धीरे बात करना, फुसफुसा के बात करना, उसमें कितना डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 40 डेसिबल। ये प्रश्न पूछा जाता है, सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और प्ले ग्राउंड, जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में, चाहे किसी भी ग्राउंड में, फील्ड में प्ले ग्राउंड लिख देते हैं, प्ले ग्राउंड में 80 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 80 डेसिबल सामान्य रूप से होता है। प्ले ग्राउंड में 80 डेसिबल देता है आंसर। और हवाई जहाज़ में अगर पूछा जाए, हवाई जहाज़ में, तो हवाई जहाज़ में 130 डेसिबल ध्वनि की प्रबलता होती है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता नापता है, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सामान्य बातचीत में पूछेगा तो 60 डेसिबल, फुसफुसाना तो 40 डेसिबल, प्लेग्राउंड में 80 डेसिबल, और हवाई जहाज़ में 130 डेसिबल। ठीक है, तो डेसिबल क्या है? ध्वनि मापने की इकाई है, अर्थात ध्वनि स्तर का पैमाना है। तो अर्थात डी आंसर हो जाएगा, 25 का डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 में है, 28 में है कि परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो परिपथ में विद्युत की उपस्थिति, जैसे देखिए इसमें ओम मीटर नहीं होगा, जैसे गैल्वेनोमीटर, इसका आंसर गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर के बारे में समझिए। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो धारा का छोटा मान, धारा का छोटा मात्रा का दिशा तथा परिणाम को गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा का छोटा मान मापता है, धारा का छोटा मात्रा। जैसे धारा का छोटा मात्रा कौन नापेगा? तो गैल्वेनोमीटर नाप देता है। ठीक है, लेकिन अगर यही धारा का बड़ा मात्रा पूछा, धारा का बड़ा मात्रा अगर पूछा जाए आपसे, धारा का बड़ा मात्रा कौन मापेगा? धारा का बड़ा मात्रा कौन मापेगा? तो धारा का बड़ा मात्रा मापेगा एमीटर, एमीटर, या जिसको आप लोग आमीटर बोल सकते हैं, आमीटर। ठीक है, तो आमीटर भी विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, लेकिन आमीटर जो है वो धारा का बड़ा मात्रा मापता है, और गैल्वेनोमीटर धारा का छोटा मात्रा मापता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि परिपथ में विद्युत की उपस्थिति अर्थात धारा की उपस्थिति का पता कौन लगाता है? तो गैल्वेनोमीटर लगाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगाता है। आमीटर जो है, आमीटर वो धारा का
बड़ा धारा मापता है, अर्थात धारा का बड़ा मात्रा नापता है। ठीक है, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या करता है, ये धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। धारा को नियंत्रित करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है। वोल्टेज मापना। ठीक है, और ओम मीटर, एक है ओम मीटर। तो देखिए ओम मीटर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, एक सेकेंड। प्रतिरोध किस में नापा जाता है, प्रतिरोध का मापा जाता है ओम में, इसको बोलते हैं ओम। ठीक है, ओम, प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। एक और आता है मेगर, एक काफ़ी थोड़ा सा टफ प्रश्न है, मेगर। ठीक है, तो मेगर का फुल फॉर्म होता है मेगा ओम मीटर, मेगा ओम मीटर। ठीक है, और मेगा का मतलब ही होता है 10 के पावर -6। ठीक है, अर्थात ये जो मेगर है, प्रतिरोध तो ओम मापता है, लेकिन उच्च प्रतिरोध कौन मापता है, उच्च प्रतिरोध। तो उच्च प्रतिरोध के लिए हम लोग मेगर का उपयोग करते हैं। उच्च प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उच्च प्रतिरोध के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा था क्या कि उपस्थिति, धारा की उपस्थिति कौन पता करता है, तो गैल्वेनोमीटर जो धारा का छोटा मात्रा मापता है, और आममीटर जो है वो धारा का बड़ा मात्रा मापता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में व्यक्त किया जाता है, अर्थात बल को हम लोग ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, दूरी का ऐसा यूनिट हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, तो मीटर में, तो किया गया कार्य किस में व्यक्त किया जाएगा, अर्थात कार्य का यूनिट क्या होता है, कार्य किस में मापा जाता है। ठीक है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, कार्य किस में मापा जाएगा, तो जूल में। कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, कार्य का ऐसा यूनिट जूल। ठीक है, कार्य, देखिए कार्य जिसको हम लोग वर्क यानी W से डिनोट करते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुना दूरी, या विस्थापन भी होता है, विस्थापन को ही हम लोग दूरी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो बल का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और ये दूरी का भी हो जाएगा मीटर, दूरी का मीटर से डिनोट करेंगे। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना दूरी, और न्यूटन मीटर इसका क्या हो जाएगा, इकाई। तो न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। तो इस प्रकार कार्य किस में व्यक्त किया जाएगा, तो जूल में। जूल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिकों ने सापेक्षिकता का सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। सापेक्षिकता का सिद्धांत रखा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो वाटसन और क्रिक ने। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया, और जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। परमाणु का सिद्धांत। ठीक है, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने। ठीक है, इस प्रश्न को एक बार और पढ़िए कि किस वैज्ञानिक ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन इसका आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया, E बराबर mc स्क्वायर इन्होंने ही दिया था। ठीक है, E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो वाटसन और क्रिक। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया, जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो एक और प्रश्न है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा है वस्तु को, तो छवि अर्थात प्रतिबिंब का आकार कितना होगा। तो देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा ये अवतल दर्पण के बारे में बोला है,
तो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को एक बार हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल से, ठीक है। अवतल दर्पण हम लोग लेते हैं, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। यहाँ पे पोल होता है P पोल, यहाँ पे हम लोग फोकस लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वक्रता केंद्र, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, मान लिया जाए हम लोग पूरा अवतल दर्पण से के द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनता हो एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको बहुत ही अच्छा ये ट्रिक के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि वस्तु जो है ऊपर में जो ऐसे दिया हुआ है वो वस्तु है, ठीक है। वस्तु अगर इनफाइनाइट के बीच में हो, इनफाइनाइट पे रखा हो अर्थात अनंत पे रखा हो, और या तो फिर वस्तु अनंत और सी के बीच रखा हुआ हो, या तो फिर वस्तु सी पे रखा हुआ हो अर्थात वक्रता केंद्र पे रखा हुआ हो, या तो फिर वस्तु यहाँ पे रखा जा सकता है, या एक वस्तु यहाँ पे रखा जा सकता है और एक वस्तु को यहाँ पे भी रखा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि 1 नंबर वस्तु है, ये 2 नंबर वस्तु है, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, तो देखिए जब आप वस्तु को इनफाइनाइट पे रखते हैं, जब आप वस्तु को इनफाइनाइट पे रखते हैं अर्थात 1 नंबर प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे है, तो इसका प्रतिबिंब F पर बनेगा, ठीक है, F पर बनेगा, ठीक है। अर्थात इधर से 1 बढ़ाते चलिए और इधर से 1 घटाते चलिए, ठीक है। अर्थात 1 नंबर यहाँ दिए तो 1 नंबर यहाँ दे देंगे, 2 नंबर यहाँ दिए तो 2 नंबर यहाँ दे देंगे, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पे है, 3 नंबर यहाँ, तो यहाँ पे भी 3 नंबर, एकदम सीधे इस पे ही बन जाएगा 3 नंबर। 4 नंबर ये है तो 4 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, 4 नंबर। 5 नंबर ये है तो 5 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 5 नंबर। और ये 6 नंबर यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, अर्थात बस दर्पण के उस साइड में बनता है और बड़ा बनता है, अर्थात ये 6 नंबर प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। समझने का प्रयास आप एक बार फिर से करेंगे। जब वस्तु अनंत पे रखा हुआ रहेगा, तो जैसे ये 1 है, ये एकदम लास्ट का 1 है, तो यहाँ पे शुरू से 1 स्टार्ट होगा, इधर से 1 बढ़ाते चलिएगा और इधर से 1 घटाते चलिएगा। 1 नंबर प्रतिबिंब 1 नंबर पे बनेगा, ठीक है। 1 नंबर प्रतिबिंब 1 नंबर पे बनेगा। 2 नंबर प्रतिबिंब ये 2 नंबर पे बनेगा, ठीक है। 3 नंबर प्रतिबिंब ये तीसरा पे ही बनेगा अर्थात वस्तु के बराबर बनता है। और 4 नंबर ये 4 नंबर पे बनेगा, और 5 नंबर 5 नंबर पे बनेगा, और ये 6 नंबर जो है वो 6 नंबर यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण के इस साइड में जितना भी बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। और इस साइड में बनता है वो काल्पनिक, दर्पण के जो पीछे बनेगा वो काल्पनिक और सीधा बनेगा, काल्पनिक और सीधा। और यहाँ से यहाँ तक वस्तु से छोटा बनता है, छोटा। और ये 3 नंबर जो है वो वस्तु के बराबर बनता है, बराबर। और 4 5 अर्थात सी के उधर साइड में अगर आप जाइएगा तो ये वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा। और दर्पण के पीछे साइड में अर्थात ये 6 बनता है, ये काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा कह सकते हैं, वस्तु से बहुत बड़ा इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। जब अनंत और सी के बीच रखेंगे अर्थात अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो इसका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और जब ये वक्रता केंद्र पे ही रखेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र पे ही रखेंगे तो इसका भी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बन जाएगा, ठीक है। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र और एफ के बीच रखेंगे, वक्रता केंद्र और ये वक्रता केंद्र है और ये एफ है और ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और एफ के बीच रखिएगा तो यहाँ पे बन जाएगा, अर्थात वक्रता केंद्र के परे बनेगा, वक्रता केंद्र से आगे बनेगा, ठीक है। और जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो वस्तु प्रतिबिंब जो है उसका फोकस पे रखिएगा तो इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है, अनंत पे बनेगा। और जब वस्तु को एफ और पी अर्थात फोकस और ध्रुव, इसको ध्रुव बोलते हैं, पोल, पोल का हिंदी होता है ध्रुव,
ध्रुव अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के उस साइड में बनेगा, अर्थात काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और 1 और 2 प्रतिबिंब है जो वस्तु से छोटा, और तीसरा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और वस्तु से बड़ा बनता है 4 और 5। वस्तु से बराबर कौन बनता है? जब वक्रता केंद्र पे रखा जाता है, और दर्पण के इस साइड में वास्तविक और उल्टा बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, और इस साइड में काल्पनिक और सीधा बनता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में अवतल दर्पण से जितने भी प्रश्न बन सकते थे प्रतिबिंब का आपको बताया। अब प्रश्न की ओर चलिए। बोला जा रहा है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखा है, वक्रता केंद्र देखिए कहाँ है, वक्रता केंद्र है 3 नंबर फिगर, तो 3 नंबर का फिगर भी यहीं पे बन जाएगा, 3 नंबर फिगर। ठीक है, 3 नंबर फिगर, तो वक्र और ये बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बन जाता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो छवि अर्थात प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? तो वस्तु के बराबर, यहीं सी नंबर ऑप्शन में है, वस्तु के आकार के समान। वस्तु के आकार के समान करने का मतलब बराबर। ठीक है, बराबर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जितने भी प्रश्न हैं वो सब समझ में आए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर किया कीजिए। ठीक है, ताकि वो इस वीडियो का, इस साइंस सीरीज का लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।